Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the fracture. As in the part 1 video we are already discussed the bone healing process. Now we are going to discuss the collaborative care which we give into the patient. ओवरऑल गोल ऑफ ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्चर हो है उसके बाद हमने क्या करनी है, उसकी री अलाइनमेंट करनी है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्चर में आपको पता है बोन की ब्रेकेज होती है तो हमने उसको क्या करना होता है, रीअलाइन करनी होती है, मतलब जो फ्रेगमेंट्स उसकी रिडक्शन करनी होती है। वो एरिया को काफ़ी देर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इमोबलाइज कर देते, क्योंकि पेशेंट सबसे पहले, जैसे कि हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले पेशेंट आता ही पेन के साथ है। पेन हमने उसकी ख़त्म कर दी, कोई भी हमने एनाल्जेसिस दे दिया, पेन किलर्स दे दिया, IV के ज़रिए दे दिया, ऑरल रूट के ज़रिए दे दी, किसी भी रूट के ज़रिए देने के बाद हमने क्या करना है कि वो वाले पार्ट को इमोबलाइज कर देना है, ताकि वो वाले पार्ट जो है, अगर हमारे पास इंटरनल फ्रैक्चर है तो वो हील अप होने लग जाए, मतलब वहाँ पे वो जो हीलिंग के प्रोसेस जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगी, ताकि जब वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तभी वो नॉर्मल फंक्शन पे आ सकेगा। ठीक होगा, इसलिए हम मोर कॉमनली इमोबलाइज करते हैं या ट्रैक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। ट्रैक्शन यही होता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ट्रैक्शन का मतलब ही ये होता है कि हम लोगों ने सेपरेशन करनी है बोन में। एक जब भी हम ट्रैक्शन फिजियोथेरेपी में सुनते हैं नाम, तो हमारे दिमाग में फॉरेन ट्रैक्शन जो हॉस्पिटल्स में हो रही होती है, स्पेसिंग क्रिएट करना मशीन के जरिए, मैनुअल, वो आ रही होती है। लेकिन ट्रैक्शन एक वो भी होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि वो वाले पार्ट को इमोबलाइज कर देते हैं। देन उसके बाद जो है कोलैबोरेटेड केयर फ्रैक्चर की रिडक्शन में, क्लोज फ्रैक्चर है तो नॉन सर्जिकल या मैनुअल रीअलाइनमेंट दे रहे होते हैं। देखें, अगर क्लोज है तो हमने मैनुअली दे दिया, लेकिन अगर ओपन है तो करेक्शन बोन की करे तो सर्जिकल इंसिजन्स के ज़रिए, मतलब कि किसके ज़रिए, आपको अभी मैंने बताया था वो जकड़ा सा लगा देते हैं, उसके ज़रिए हम बोन में ड्रिल करते हैं। मैंने पिक्चर भी पिछली वीडियो में दिखाई थी, और उसके ज़रिए उसको अलाइन कर रहे होते हैं। ओपन रिडक्शन है। ट्रैक्शन भी दे रहे होते हैं। एप्लीकेशन पुलिंग फोर्स टू अटेन रीअलाइनमेंट, स्किन ट्रैक्शन जो होती है 48 आवर तक दे रहे होते हैं, 70 to 48 आवर इतने तक। स्केलेटन रिट्रैक्शन लॉन्ग पीरियड के लिए दे रहे होते हैं। फ्रैक्चर को इमोबलाइज कर देते हैं कास्ट अप्लाई करके। टेम्परेरी सर्कमफ्रेंशियल इमोबलाइज डिवाइसेस होता है क्लोज रिडक्शन में। अब ये देखें, यहाँ पे वो ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें हमने कास्ट अप्लाई की है, शॉर्ट आर्म कास्ट आ गई, लॉन्ग आर्म कास्ट देखे ऊपर तक जा रही है। देन बॉडी जैकेट कोट आ रहा होता है इमोबलाइज, सिंगल हिप स्पेसिमम आ रहा है, डबल हिप आ रहा है, देन लॉन्ग हेड लेग कास्ट आ रहा है और शॉर्ट लेग कास्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह हम जो होता है जिसे हम प्लस्तर कहते हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी प्लस्तर किया, साथ ही साथ हमने वेट बेरिंग भी अटैच कर दिया। इसी तरह हमने वो एप्लीकेशन देख ली। देन फ्रैक्चर को इमोबलाइज कैसे करते हैं, मेटालिक डिवाइसेस होते हैं जो पेन्स वगैरह से होते हैं, उनको बोन को अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा वो एक्सटर्नल फिक्सेशन आती है। इंटरनल फिक्सेशन पिन, प्लेट, स्क्रू वगैरह के साथ हम कर रहे होते हैं या रॉड्स डालते हैं। ट्रैक्शन जो होती है पुलिंग फोर्स होती है जो इंजर्ड पार्ट को बॉडी और काउंटर ट्रैक्शन पुल कर रही होती है ऑपोजिट ट्रैक्शन में, मतलब पुलिंग फोर्स जो इंजरी पार्ट पे कर रही होती है और काउंटर ट्रैक्शन पुल कर रही होती है ऑपोजिट। पर्पस ऑफ ट्रैक्शन क्या होता है कि मसल्स की स्पैन्स, इमोबलाइजेशन, रिडक्शन और ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन। ओपन फ्रैक्चर और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो होती है मोर इंसिडेंट होता है जहाँ पे इन्फेक्शन की चांस भी बन सकते हैं, मतलब ऑस्टोमेलाइसिस बन रहा होता है जो ओपन फ्रैक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ओपन वुंड है तो वहाँ पे इन्फेक्शन का भी चांस ज़्यादा होगा ना। और वो क्रॉनिक। कोलैबोरेटेड केयर क्या हो रही होती है कि हम सर्जिकली डेब्रिस को रिमूव कर रहे होते हैं, 3 से 7 दिन के लिए IV दे रहे होते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखें, अब क्या होता है, कंडीशन जिसमें हम एलिवेट करते हैं इंटर कंपार्टमेंट प्रेशर, मायोफेशियल कंपार्टमेंट, न्यूरोवास्कुलर फंक्शन टिश्यू विद इन द स्पेस। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो होता है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि वो वाली कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर इंक्रीज जो होता है ना। इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर का मतलब कि आपके पूरे आर्म में फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हुआ तो इंट्रा कंपार्टमेंट के वो स्पेसिफिक पार्ट में वहाँ का प्रेशर जो होता है वो मायोफेशियल से ज़्यादा होता है। ठीक है, और वहाँ पे न्यूरोवास्कुलर फंक्शन जो होते हैं टिश्यू के विद इन दैट स्पेस आ रही होती है, इसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। कैपिलरी की परफ्यूजन होती है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस बिलो नेसेसरी टिश्यू अवेलेबिलिटी कम होती है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम वही बात आ गई कि आपने जो पीछे डिस्कस किया कंपार्टमेंट सिंड्रोम बना दिया ना, उसे हमने बचाया, उस हिस्से को इमोबलाइज कर दिया, उस पर ट्रैक्शन अप्लाई कर दी, उसके ऊपर कास्ट अप्लाई कर दिया, उस पर प्लास्टर अप्लाई कर दिया, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक हो गया। कंपार्टमेंट कंटेंट का मतलब ये भी होता है कि ब्लीडिंग और एडिमा इंक्रीज हो उस एरिया में। ठीक है, ड्रेसिंग या स्प्लिंटर्स कर देते हैं।
अच्छा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम या ओवरऑल की बात करें 6P आपने बहुत आराम से याद रखने और रिवाइज करने हैं कि पेरिस्टासिस की पेशेंट आता है। पेरिस्थीजिया जो होता है यहाँ पे टिंगलिंग या नमनेस की सेंसेशन जब पेशेंट में आ रही है तो पेरिस्थीजिस होता है। आप कभी भी जाएंगे हॉस्पिटल सेंटर में, फॉर एग्जांपल सर गंगाराम सेटिंग में, तो आप वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके देखेंगे वहाँ पे उन्होंने पेरिस्थीसिस की कंप्लेन है कि नहीं, वो इसमें डायग्नोस में ज़रूर लिखते हैं, मतलब टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन, पेन आ रही होती है। दूसरा P, तीसरा P प्रेशर को इंडिकेट कर रहा होता है। चौथा थी पिलार, मतलब कलर नॉर्मल जो होता है वहाँ का चेंज हो रहा होता है। फिर पैरालिसिस और वहाँ पे पल्स को चेक कर रहा होता है 6P। पेशेंट में भी प्रेजेंट 1 और ऑल 6P कंपेयर एक्सट्रीमिटीज़ को कर रहे होते हैं। क्लिनिकल एब्सेंस ऑफ पेरिफेरल पल्स, ऑमनियस लेट साइन और मायोब्लूरन, मतलब डार्क रेडिश ब्राउन यूरिन भी आ रहा होता है। कोलैबोरेटिव केयर में आपने एक्यूरेट डायग्नोसिस करना है। अर्ली डायग्नोसिस किया, अप्लाई आइस और एलिवेट अबव द हार्ट लेवल, रिमूव लूज करनी है बैंडेज को, ट्रैक्शन वेट, सर्जिकल डिकम्पोजिशन। वेन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी पेल्विस आर हाईली सस्पेक्टेड टू थ्रोम्बस फॉर फ्रैक्चर, स्पेशली हिप जॉइंट पे। अब जो होता है, मैंने आपको पहले बताया, हिप जॉइंट पे मतलब फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमनली वहाँ की आ रही होती है। अब यहाँ पे ना प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर जो आता है वेनस स्टेसिस आ रहा होता है, तो वहाँ पे हम जहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं कास या ट्रैक्शन, वहाँ का लोकल प्रेशर जो होता है वेन का वो ज़्यादा हो रहा होता है और इमोबिलिटी आ रही होती है, और एंटी कोगुलेशन मेडिकेशन से भी प्रिवेंट करता है। प्रेशर वहाँ के फैट ट्यूब्यूल्स ऑर्गन ट्रॉमेटिक स्केलेटन इंजरी के बाद वहाँ पे मूव करेंगे। फैट एम्बोलिज्म जो होता है ये हमारे पास लॉन्ग रिब्स, टिबिया और पेल्विस में आ रहा होता है, और टिश्यू में मोस्ट इफेक्टिव लंग्स, ब्रेन और हार्ट और किडनी को कर रहा होता है। इसकी भी यही है कि इंजरी के बाद 24-48 आवर तक इंजरी रहेगी, इंटरस्टिशियल निमोनिया होगा और सिम्टम्स ARD आएंगी। अब यहाँ पे क्लिनिकली ARDs की फिर चेस्ट पेन, टेकेपीनिया होगा, सिनोसिस और PA प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा। डिस्पिया भी कह रहे हैं, टेकेकार्डिया भी पेशेंट को हो रहा है AR में। अब मैनिफेस्टेशन ये क्यूट फीलिंग, इम्पिंजेंट, डिजास्टर, और जो है ना पेशेंट थोड़ी देर के लिए कोमेटोसोस शॉर्ट टाइम के लिए बन जाएगा, फैट एम्बोलिज्म है। ट्रीटमेंट डायरेक्टली प्रिवेंशन है, आपने केयरफुली इमोबिलाइज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन जो है वो करनी है, सिम्टम्स को मैनेज करना है, फ्लूइड, ऑक्सीजन और रिपोजिशन देखना है। फ्रैक्चर ऑफ हिप की बात करें तो फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ हिप फीमर में आ रहा था, कॉमनली एल्डर में आ रहा होता है, ठीक है। 30% क्लाइंट जो होते हैं वो हमारे मर जाते हैं फर्स्ट ईयर में, और ये वुमेंस में ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। हिप का फ्रैक्चर इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर भी होता है, लेकिन जो हिप जॉइंट के कैप्सूल पे होता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो होता है वो ग्रेटर लेसर ट्रोकेंटर पे आ रहा होता है। बिलो लेसर ट्रोकेंटर आता है तो सब कोरेंटिक कह रहे होते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन जो होती है ना वो इफेक्ट होती है कि अगर हिप के फ्रैक्चर के साथ आए तो उनकी एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो रही, मसल्स का स्पाज्म आ रहा है, शॉर्टनिंग आ रही है, सिवियर पेन रीजन्स में आ रही है। सर्जिकली रिपेयर हम कर रहे होते हैं, यानी अर्ली हम मोबिलाइजेशन डिक्रीज़ कर रहे होता है, बक ट्रैक्शंस यूटिलाइज कर रहे होते हैं, फिर जर्नल पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे रहे होते हैं, न्यूरोवास्कुलर और एक्सटर्नल रोटेशन चेक कर रहे होते हैं। फीमर के हेड को प्रोस्थेसिस लगा रहे होते हैं, मतलब हम उसे कहते हैं कि आपने हिप को फ्लेक्स नहीं करना ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, वो फ्लेक्स नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद हम कह रहे होते हैं कि हिप को एबडक्शन भी नहीं करनी, इंटरनल रोटेशन, क्लोज लेग तो नहीं करने, शूज़ और सॉक्स जो है वो अडेप्टिव डिवाइसेस में पहनने, सिट करना है चेयर पे विदाउट आर्म और एड ऑफ राइजिंग करना है। आप एलिवेट कर सकते हो टॉयलेट सीट को, चेयर, शावर टब ले, ठीक है। फिर केयर आपने करनी है साइड और सुपाइन लाइन में, हिप को न्यूट्रल प्रेजेंट, सर्जरी करनी है और डेंटिस्ट को प्रेजेंट करना है। डेंटिस्ट ने लिखना था यहाँ पे हमने फिजियो को इन्फॉर्म करना अगर प्रोस्थेसिस वगैरह की फॉर्मेशन हो रही है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में ना हमने जो फर्स्ट पार्ट में था वो डिटेल में सारा कुछ डिस्कस किया था। इसमें मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फीमेल की बस आपको पढ़ानी थी, जो कि आपको पता था कि हमने एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होती, ये नहीं होता, फलां नहीं होता। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में बताना था कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का मसला होता है। ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।